सो हे गाइस वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वो हिंदी क्लास जो कर रहे थे सेकेंड ईयर वाले लड़के के लिए जितने भी आपने पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में, टोटल 5 क्लासेस हमने करा दी थी। तो आपकी सिलेबस में एक और चैप्टर है जिसका नाम है ईदगाह, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में जानेंगे, क्या क्या इनका जीवन परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद इनका साहित्यिक परिचय भी देखेंगे, फिर आपका जो कहानी है मैं उसको समझाऊंगा ईदगाह है क्या, और लास्ट में ईदगाह सारांश के बाद इस कहानी से क्या सीखते हैं हम लोग, तो सब कुछ देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे डाला हुआ है, देख लो, यहीं से मैंने डाउनलोड किया है, ये मेरे टेलीग्राम है। ठीक है, आप यहाँ पे इसका लोगो देख सकते हैं, नाम है मायूप राजगीर वाले, सर्च करेंगे आ जाएगा। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो वहां से डायरेक्ट क्लिक करके भी आ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, ईदगाह वाले। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इसका शॉर्ट में याद रखना। इनका जन्म जो हुआ था 31 जुलाई 1880 में हुआ था, और इनका देहांत 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ, याद रखने, ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है तो वहाँ पे पूछ लिया जाता है। अब जो राइटर हैं, इस कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र जी। नाम तो सुना होगा, काफ़ी इन्होंने कहानियाँ लिखी है, बचपन से इनके बारे में पढ़ते आ रहे होंगे, तो नाम सुना सुना सा है। अब इनके बारे में थोड़ा देख भी लेते हैं कि कौन थे, इनका जीवन परिचय करते हैं सबसे पहले। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी जो थे, प्रेमचंद्र जी का जन्म बनारसी, मतलब आज का जो बनारस है, वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। देखो मैंने यहाँ पर रेड कलर जो भी किया है वो सारे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आता है। तो देखो, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था, लम्ही गांव में हुआ था। लम्ही कहाँ पड़ता है, बनारस में पड़ता है। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता का नाम मुंशी अजय वराय था। ठीक है, मुंशी अजय वराय था, और वो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनके पिताजी के बारे में कहा गया है वो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा आरंभ उर्दू फारसी से हुआ, और जीवन यापन का अध्यापन। ठीक है, यहाँ पर कहने जा रहा मतलब ये है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो शुरुआती दिन था, बचपन का जो दिन है, वो उनका जो शिक्षा है, बचपन वाली शिक्षा, उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ। ठीक है, और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था। अध्यापन, टीचिंग, टीचिंग का जो पैशन था इनको बचपन से ही था, अध्यापन करने का बचपन से ही लग गया। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया। ठीक है, 13 साल की उम्र में ही उन्हें तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया, और उन्हें उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ, सरासर मिर्जा, हादी रशवा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनको मैंने ग्रे कलर में रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो इनका कारनामा देखो, 13 साल की उम्र में इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा बस। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ, 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया। उन्होंने उस समय के जो महान महान उर्दू के मशहूर रचनाकार थे, जैसे कि रतन नाथ सरासर, ठीक है, मिर्जा हादी रुसवा और मौलाना सरर, इनके सारे के उपन्यासों को इन्होंने प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसके बाद इनकी शिक्षा वगैरह आगे बढ़ी और ये मैट्रिक वगैरह में पहुंचे, जैसे आप लोग पहुंचते हैं। तो देखो 1898 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो अपने एक, जहां पर रहते थे, वो एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। मैट्रिक करने के बाद वो टीचर बन गए, शिक्षक नियुक्त हुए। कहाँ पे, आसपास के स्थानीय विद्यालय था, स्कूल था वहां पे। ठीक है, नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। ठीक है,
मैट्रिक पास किया है तो पढ़ाई तो आगे का जारी रखेंगे ना, कि पढ़ाने लग जाएंगे। तो इन्होंने नौकरी भी की, टीचिंग भी की और अपनी आगे की पढ़ाई इंटर ग्रेजुएशन सब किया। तो इन्होंने नौकरी के साथ साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। 1910 की बात है, 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर के इंटर पास किया। ये इंटर में इनके कुछ सब्जेक्ट है, क्या क्या? अंग्रेजी इनका सब्जेक्ट रहा है, इंटर में पढ़ा इन्होंने, दर्शन पढ़ा है, फारसी पढ़ा है और इतिहास पढ़ा है। इनको लेकर के इन्होंने इस एग्जाम को दिया भी और इंटर में अच्छे अंकों से इन्होंने एग्जाम पास किया भी। ठीक है, फिर इंटर के बाद क्या आता है? ग्रेजुएशन। फिर 1919 की बात है, 1919 में इन्होंने बीए कंप्लीट कर लिया। बीए में भी अव्वल नंबर से उत्तीर्ण हो गए। तो बीए में पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। शिक्षा विभाग, एजुकेशन सिस्टम जो होता है, शिक्षा विभाग में इनको इंस्पेक्टर का पद नियुक्त किया गया, जॉब लग गया ग्रेजुएशन पास करने के बाद। फिर उसके बाद देखो 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो गया। जब हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी 7 वर्ष के थे, उनकी माता का देहांत हुआ और जब वो 14 वर्ष के थे तो उनके पिता भी चले गए। ठीक है, तो इनका लाइफ ना बचपन से ऐसा आसान नहीं रहा है, बहुत दुखमयी जीवन रहा है। ठीक है, चैलेंजिंग लाइफ रहा है इनका। तो 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता और 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो गया। ऑब्जेक्टिव में आता है, देखो जितने भी रेड कलर के लाइन है इंपॉर्टेंट है भाई, तो ध्यान रखना आप लोग। देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों के परंपरा के अनुसार हुआ था। उन दिनों की अपनी परंपरा थी, अपनी संस्कृति थी। तो उन दिनों की परंपरा ये थी कि बच्चा में ही शादी हो जाता था। तो उनका जो पहला विवाह है, अब पहला यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके 2 विवाह हुए थे, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है पहला विवाह। तो इनका जो पहला विवाह है 15 साल की उम्र में ही हो गया था। 15 साल के, उन समय की परंपरा थी। ठीक है, 1910 की बात है, उस समय इनका परंपरा ऐसा था, शादी बचपन में ही किया जाता था। लेकिन बचपन में जो शादी, पहली शादी हुई थी वो सफल नहीं रही। ठीक है, वो फिर आगे देखो क्या होता है, वो आर्य समाज में प्रभावित रहे। आर्य समाज उस समय का बहुत ही, बोल सकते हैं, अच्छा समाज था, धार्मिक समाज था। तो उसमें ये, उस आर्य समाज से हमारे जो राइटर हैं, लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र जी, वो काफी प्रभावित रहे। ठीक है, और जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था, ये हिस्ट्री में भी पढ़ना होता है आर्य समाज के बारे में। तो उस समय आर्य समाज, बस इतना समझ लो, आज उस समय जब 1900 की बात कर रहे हैं हम लोग, 20वीं सेंचुरी की, 20वीं शताब्दी की, तो उस समय ये जो आर्य समाज था बहुत बड़ा धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। और इस धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन से हमारे जो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनका प्रभाव बहुत पड़ा था इस आंदोलन, इस धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन से। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। किसने? हमारे राइटर की बात कर रहे हैं कि हमारे जो राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, यानी विधवा को भी शादी करने का हक है, ऐसा इन्होंने समर्थन किया। फिर 1906 में दूसरा विवाह इन्होंने कर लिया। देखो, इन्होंने पहला विवाह किया था 15 साल की उम्र में, लेकिन वो सफल नहीं रहा। फिर इन्होंने 1906 में हार पार के दूसरा शादी कर लिया। ठीक है, 1906 की बात है, उन्होंने दूसरा शादी किया अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा और शिवरानी देवी से किया। पत्नी का नाम पूछा जाता है। इन्होंने 1906 में दूसरा विवाह किया। उस समय इनकी जो परंपरा थी अपने अनुसार किया, पुरानी परंपरा के अनुसार शादी नहीं किया। और इन्होंने जो है अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी थी उनकी पत्नी, उन्होंने इन्हें शादी किया था। ठीक है, पत्नी का नाम आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो फिर देखो, शादी किया, तो फिर शादी करने के बाद उनकी 3 संतानें हुई। तीनों संतानों का नाम दिया गया है श्रीपत राय, अमृत राय, कमलादेव श्रीवास्तव। ये तीनों इन्हीं के संतान थे, मुंशी प्रेमचंद्र एंड शिवरानी देवी के। 1910 में उनकी रचना सोजो बतन, ठीक है, सोजे बतन इनका रचना आया। कब? 1910 में।
देख रहे हो, सोजो बतन इसकी रचना आया। और ये जो बतन नाम सुन रहे हो, बतन क्या तुमको दिखाता है? बतन यानी हिंदुस्तान, आपका जहां रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो नाम से पता चल रहा होगा ये थोड़ा सा इंडिया से रिलेटेड किताब है। राष्ट्र वतन की, देखो यहां पर लिखा गया ब्रैकेट में, राष्ट्र वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। ठीक है, सॉरी 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 भाई, नेक्स्ट लाइन में हम चला गया। ये वाला यहां पे आएगा ना, बिलाप। तो यहां पर देखो, राष्ट्र वतन का बिलाप इसको कहा जाता है, सोजो वतन का, राष्ट्र वतन का बिलाप। ठीक, तो ये जो सोजो वतन थी, सोजो वतन के लिए हरीमपुर के जिला कलेक्टर जो ISDM थे उस समय के, हरीमपुर के, उन्होंने क्या किया इनके खिलाफ? देखो, हरीमपुर के जो जिला कलेक्टर थे ना, उन्होंने तलब किया, विरोध किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगा दिया। ये जो सोजो वतन किताब थी, इसको इन्होंने तलब किया, कलेक्टर साहब ने, हरीमपुर के कलेक्टर साहब ने तलब किया और लोगों को कहा कि ये आपको भड़का रहे हैं, और इन पे उल्टा सीधा आरोप लगाया क्या, कि इस किताब के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं। तो ऐसा किया गया। फिर देखो क्या हुआ, सोजो वतन की सभी प्रतियां, जो फोटोकॉपियां होती है, जितने भी बुक्स थे सारे के सारे जब्त कर लिया गया, DM ने जब्त कर लिया। ठीक है, और उसको फिर जब्त करने के बाद जला दिया होगा, कुछ किया होगा, मतलब पूरी तरीके से खराब कर दिया, नष्ट कर दिया। अब IS सर ने क्या किया, उसको जलाया, पानी में फेंका, आप समझ सकते हैं। ठीक है, कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी। देखो, ये नवाब राय कोई और नहीं है, मेरे प्रेमचंद्र जी हैं। तो देखो, कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब कुछ भी नहीं लिखे गए। तो वहां पर देखो, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। नवाब राय अगर कुछ नहीं लिखना है, अगर तुम लिखते हो, दुस्साहस करते हो लिखने का, कलेक्टर साहब जी का, IS का साफ साफ आदेश है, जेल भेज देना है अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो। ठीक है, इस समय तक प्रेमचंद्र धनपत राय के नाम से जाने लिखते थे। ठीक है, जो किताबें लिखा करते थे इस समय, वो उसमें प्रेमचंद्र लिखा नहीं रहता था, इनका नाम जो लिखा रहता था धनपत राय, धनपत राय के नाम से इनकी किताबें मार्केट में पब्लिश की जाती थी इस समय तक। लेकिन इस सभी घटना के बाद इन्होंने अपनी जितनी भी किताबें लिखी है, वो राइटर का नाम वहां पे अब नया नया नाम रखा इन्होंने, प्रेमचंद्र। और प्रेमचंद्र नाम क्यों कैसे रखा, इसके पीछे भी कहानी है। देखो, उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद्र नाम से लिखने की सलाह दी। क्या करी? सलाह दी। इनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे, अजीज दोस्त, नाम था मुंशी दया नारायण। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड। और उन्होंने ऐसा हिदायत दिया, सलाह दिया कि अब तुम अपना जो नाम है ना, अगर तुम पुराने नाम से लिखते हो तो कलेक्टर वगैरह को पता लगेगा तो तुमको धर लेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा नया नाम यूज करो। नया नाम क्या दिया? प्रेमचंद्र। तो पूछा जाता है एग्जाम में, किसने सलाह दिया था प्रेमचंद्र वाला नाम? तो इनके दोस्त ने दिया था। और इनके दोस्त के बारे में और भी चीजें लिखी गई है। ये जो इनके दोस्त थे, उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमान पत्रिका का संपादक करते थे। ये जमान पत्रिका का संपादक करते थे। कौन? ये मुंशी दयाराम। तो इन्होंने सलाह दिया और प्रेमचंद्र ने मान लिया। इसके बाद वे प्रेमचंद्र के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन जमान पत्रिका में ही किया, जमान पत्रिका जिसके संपादक ये थे जो। तो फिर क्या किया गया, जो हमारे प्रेमचंद्र जी हैं, वो अपने दोस्त के जो क्या था जमान पत्रिका, उसमें इन्होंने लिखना शुरू किया। आरंभ में, शुरुआत में आरंभिक लेखन जमान पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वो गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका। देखो, वो उपन्यास एक लिख रहे थे जिसका नाम था मंगलसूत्र। ठीक है, लेकिन मंगलसूत्र उपन्यास बीच में ही रह गया। वो उनको बहुत गंभीर बीमारी उनको हो गई, जिसके कारण उनकी देहांत हो गई। और इनका उपन्यास जो लिख रहा था वो आधा ही रह गया, कंप्लीट नहीं हो पाया। अब देहांत हो गया तो समझ सकते हो तुम लोग कैसे, आधा ही लिखा रह गया ना। फिर कंप्लीट कोई और आगे करता है जाकर के। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद
इनका देहांत 8 अक्टूबर 1936 में हो जाता है, उनका निधन हो गया। ठीक है, फिर उनकी जो ये मंगलसूत्र उपन्यास था उसको पूरा किसने किया, ये सवाल बनता है। तो उस अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र को उनके जो पुत्र थे, उनका जो बेटा था, उसने पूरा किया। ठीक है, उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। तो ये इनका कुछ जीवन परिचय था। एग्जाम में आता है 10 नंबर में, तो लिख सकते हो 10 नंबर में या 5 नंबर में, जो भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब देखते हैं इनका साहित्य में, ठीक है, क्या योगदान रहा है। साहित्यिक परिचय तो काफी अच्छा है। देखो, प्रेमचंद्र आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह कहे जाते हैं। तो इन्होंने, इनको बाद क्यों कहा जाता होगा, इतना बड़ा पद क्यों दिया गया है हमारे तरफ से, क्योंकि इनका काम ही ऐसा होगा ना। तो प्रेम, याद रखना ये भी आता है कि किनको हिंदी कहानी के पितामह कहा जाता है, तो प्रेमचंद्र को कहा जाता है। प्रेमचंद्र आधुनिक मॉडर्न, ठीक है, प्रेमचंद्र आधुनिक हिंदी के कहानी के पितामह कहे जाते हैं। और इनका एक और नाम है, इस उपन्यास सम्राट भी इन्हों कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, ये तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ जो है, यूं तो इनके साहित्यिक जीवन का आरंभ जो है 1901 में ही हो चुका था। ठीक है, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई। तो याद रखना, पहली चीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। तो यहां पर मुंशी प्रेमचंद्र जी की पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका को दिसंबर महीना 1915 का सौता नाम से प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया। फिर उसके बाद 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। तो पहली कहानी और अंतिम कहानी दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आता है। फिर उसके बाद देखते हैं 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिले हैं। इन्होंने बहुत तरीके की कहानी लिखी है, एक जैसी कहानी नहीं थी, इनकी कहानी में वैरायटीज बहुत थी। ठीक है, तो इन्होंने अपने 20 साल इस काम में दिया, साहित्य वगैरह को 20 साल इन्होंने दिया, उसमें अच्छी अच्छी कहानियां बहुत तरीके की लिखी, अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उनसे पहले, ठीक है, हिंदी में काल्पनिक, अयारी और पौराणिक धार्मिक रचनाएं ही की जाती थी। प्रेमचंद्र के आने के बाद और बहुत सारी चीजें ऐड हुई, जैसे कि प्रेमचंद्र ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत किसने की? प्रेमचंद्र ने की। ठीक है, भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुख से उभार, चाहे वह दलित साहित्य हो या नारी साहित्य हो, उनकी जो सारा का सारा क्रेडिट है हमारे प्रेमचंद्र जी को जाता है, जिससे कि जड़ें कहीं गहरे प्रेमचंद्र के साहित्य में दिखाई देती है। इन्होंने दलित समझते हो, जो SC ST एंड जो भी हो, दलित जो माना जाता है, जिनको रिजर्वेशन मिलता है आज की डेट में, उन सभी की बात करी गई। तो उनके दलित साहित्य इन्होंने काफी फोकस किया। वुमेन एम्पावरमेंट, नारी साहित्य पे भी इन्होंने काफी, नारियों पे किताब लिखा करते थे। तो ये सारी जो है ना जड़ें कहीं गहरे प्रेमचंद्र के साहित्य में दिखाई देती है। प्रेमचंद्र के लेख, पहली रचना, प्रेमचंद्र का लेख पहली रचना के अनुसार उनका पहली उपन्यास जो था असरारो माओविद था। ठीक है, माओविद। प्रेमचंद्र के अनुसार ऐसा कहा गया है कि प्रेमचंद्र के लेख के अनुसार उनकी पहली जो रचना थी, उपन्यास जो था, उसका नाम था असरारे माओविद। ठीक है, प्रेमचंद्र का दूसरा उपन्यास था हम खुरमा व हम सवाब। ठीक है, हम खुरमा व हम सवाब इनका दूसरा उपन्यास था। ठीक है, जिसका हिंदी रूपांतर प्रेमा। ठीक है, इस उपन्यास का हिंदी में लिखा गया, उसी का नाम रखा गया प्रेमा। तो हिंदी रूपांतर प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, बस ये हिंदी में है और ये अलग भाषा में। तो ये उपन्यास थी, इसके दूसरा उपन्यास थी प्रेमा, 1907 में पब्लिश किया गया, मार्केट में प्रकाशित किया गया। इसके बाद प्रेमचंद्र जी का पहला कहानी संग्रह साज़े वेतन का नाम से आया, जो अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी थी। ठीक है, DM वगैरह मैंने बताया कि कैसे कैसे कहानी है। ये साज़े वेतन इनका पहला कहानी आया था, तो उस पर रोक लगा दी। और इसके लेखक
को भविष्य में इस तरह की लेखन करने की चेतावनी दी। ये कहानी मैंने यहाँ पर भी समझाया है तुमको, देखो कलेक्टर वाला, जिला कलेक्टर वाला, हाँ वही वाला कहानी है। उस समय जो अंग्रेज था भारत में, देखो 1910 की है, 1910 की कहानी है, 1912 की कहानी है। तो ये सारी कहानियां जो है ना, तुम समझ सकते हो कि उस समय हम लोग आजाद नहीं हुए थे, हम लोग को आजादी 1947 में मिली है। और प्रेमचंद्र जी कहानियां अंग्रेजों के गुलाम में रह करके लिखे हैं, मतलब उस समय हमारे भारत पे अंग्रेजों का राज था, ठीक है। तो अंग्रेज सरकार ने देखा कि इन्होंने काफी उल्टी सीधी कहानियां लिखी है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं और भड़क रहे हैं, भारत के लोग कुछ सीख रहे हैं। तो बैन तो लगाना बनता है यार, अब नहीं बनाएगा, बैन लगाएगा तो अंग्रेज लोग का फिर पोल खुल जाएगा ना। तो अंग्रेज लोग ने इनकी कहानियां जो साज़े वतन थी, भड़काने का जुर्म लगा दिया उल्टा सीधा, और उसको प्रकाशित करने से रोक दिया, उसको नष्ट कर दिया। साथ ही साथ धमकी भी दी कि अगर ऐसी कहानी अगर आप फ्यूचर में लिखते हैं, ठीक है, तो कार्रवाई करी जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, ठीक है। वही सारे लिखे गए ना। इसके बाद प्रेमचंद की पहली कहानी साज़े वतन, साज़े वतन जो है 1908 में प्रकाशित हुई थी। साज़े वतन यानी देश का दर्द, देश का दर्द। अगर ये कहानी को पढ़ करके देश के जो सभी लोग थे भारत के, उस समय गुलाम थे ना हम लोग, तो देश का दर्द, इससे कुछ काफी लोग प्रभावित हो रहे थे लोग, और अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे थे। तो बैन लगाना सही बात था, अंग्रेजों का हित में जा रहा था समझ रहे हो, अंग्रेज अपना देख रहा था, इसीलिए इनको बैन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी, इस लेखक को भविष्य में इस तरह की लेखन ना करने की चेतावनी दी, धमकी दी। इसके कारण उन्होंने अपना नाम बदलकर लिखना पड़ा, और नाम जो बदला था प्रेमचंद्र रख लिया। और किसने रखा, इनके दोस्त ने बताया था, इनका अजीज दोस्त था मुंशी गयाराम। ये सारी चीजें मैंने ऊपर में भी बताई है और यहाँ पर भी है। तो दोस्त नाम बदल दिया। प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी पढ़ा रखा है हमने, ये तो आपका पहला क्लास था। तो प्रेमचंद्र जी के मैंने पढ़ा रखा है, पिछले वीडियो भी देख सकते हो, वहां पे भी मैंने जीवन साहित्यिक परिचय करवाया था, यहाँ पर भी करवा रहा हूँ। तो देखिए प्रेमचंद्र इनका दूसरा नाम कह सकते हैं। पुराने नाम से इन्हें कहानियां लिखी, लेकिन सरकार ने बैन लगा दिया, फिर एक नया नाम से इन्होंने कहानियां लिखना शुरू किया, जिसका नाम रखा, इनकी सबसे पहली कहानी थी नए नाम से बड़े घर की बेटी। क्वेश्चन आता है प्रेमचंद्र बनने नाम रखने के बाद इन्होंने सबसे पहला कहानी कौन सा लिखा था, बड़े घर की बेटी, ठीक है। बड़े घर की बेटी जवान पत्रिका में दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित किया गया। उसके बाद मानव पुरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कथा सम्राट प्रेमचंद्र का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। बहुत बड़ी लाइन है ये, प्रेमचंद्र जी ने ऐसा कह दिया है कि ये जो साहित्य है ना, साहित्यकार यानी जितने भी साहित्यकार थे उस समय इंडिया में, इंक्लूडिंग प्रेमचंद्र एंड ऑल, तो साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती है, दिखाई हुई चलने वाली सच्चाई है। प्रेमचंद्र जी की भाषा 2 रूप में है। इन्होंने जो अपनी कहानियां लिखी है, इनकी भाषाएं जो है 2 रूप में बांटी गई है। जैसे कि एक रूप में तो जिसमें संस्कृत से तत्सम शब्दों का प्रधानता है, ठीक है। इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी है इनके 2 भाषा के रूप है। पहला तो है संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रधानता है, और दूसरा में जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी तीनों का व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये 2 तरीके की इनकी रचनाएं मिलती है। और आगे देखो, यह बात उनके साहित्य को उजागर हुई है। देखिए ये बहुत अच्छे बड़े साहित्यकार थे, यह बात उनके साहित्य में उजागर हुई है। और 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी, ठीक है। महात्मा गांधी उस समय थे, तो उनके आह्वान पे इन्होंने अपनी जो नौकरी थी वो छोड़ दी। कुछ महीने मर्यादा पत्रिका का संपादन भार संभाला, कुछ महीने ये मर्यादा पत्रिका था उसका जो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी संपादन जो है संभाला। 6 साल तक माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया। 1930 में बनारस से अपने मासिक पत्र हंस शुरू किया, और 1932 में
ठीक है। 1932 के आरंभ में जागरण नामक एक साप्ताहिक पत्र और निकाला। ठीक है, ये सभी इनके कुछ रचनाएं हैं। रचनाएं और देखेंगे, जैसे कि देखो नीचे में लिस्ट दे दिया मैंने, रचना देख लेना आप लोग। उन्होंने लखनऊ के 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेख संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता भी की है। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक की अध्यक्षता इन्होंने 1936 में की थी। अब इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। प्रेमचंद्र ने कथा साहित्य के जितने भी रचनाएं हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी लिखी है, इन्होंने नाटक भी बहुत लिखे हैं, इन्होंने निबंध भी बहुत लिखे, निबंध संग्रह, संपादित, अनुदूत, ठीक है, अनुदित और है निबंध, ये तो कर दिया। सबको एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी कहानियां, कौन कौन सी उपन्यास। तो ये वाला पहले पढ़ो। प्रेमचंद्र ने कथा साहित्य के क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन किए। ठीक है, इनके आने से साहित्य का जो कायाकल्प है वो पलट गया। इन्होंने बहुत योगदान दिया साहित्य में। ठीक है, तो परिवर्तन किए और एक नए कथा युग का सूत्रपात किया। जनता की बात जनता की भाषा में कहकर अपने कथा साहित्य के माध्यम से तत्कालीन निम्न, ठीक है, निम्न एवं मध्यम वर्ग की सच्ची तस्वीरों को प्रस्तुत करके भारतीयों के हृदय में समा गए। इनकी कहानियां रियलिटी बेस्ड होती थी, सच्चाई ये दिखाया करते थे, कोई फिक्शन कहानी नहीं लिखते थे। ठीक है, उस समय जो निम्न वर्ग के, मिडिल क्लास फैमिली या फिर जो उससे छोटे वर्ग के हैं, उनकी कहानियां लिखा करते थे, जिससे लोग प्रभावित हुए और सबके हृदय में, भारतीयों के हृदय में समा गए। भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट के नाम से इनको नामा जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है। तुम भी कुछ अच्छा काम करो, तुम लोग का भी नाम बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, उपाधि विभूषित हुई है। अब इनके देखते हैं, इन्होंने उपन्यास बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। जैसे कि इनके उपन्यास के कुछ एग्जाम्पल है, कर्म भूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गवन गोदान और मंगलसूत्र इनके कुछ उपन्यास है। और मंगलसूत्र के बगल में मैंने लिख दिया अपूर्ण। अपूर्ण क्यों लिखा था? क्योंकि इनके बीच में ही देहांत हो गई थी। फिर ये मंगलसूत्र जो है उपन्यास, इनका लास्ट उपन्यास था और इन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, अपूर्ण था, इनकी देहांत हो गई थी। फिर इसके बेटे जो थे उन्होंने इसको कंप्लीट किया था। फिर देखते हैं इन्होंने कहानी कौन कौन से लिखी है। इन्होंने नवनिधि कहानी लिखी है, ग्राम जीवन की कहानियां लिखी है, प्रेरणा इन्होंने लिखी है, एंड कफन, कुत्ते की कहानी, प्रेम प्रसून, प्रेम पाचीसी, प्रेम चतुर्थी, ठीक है, मनमा मोदक, मन मोदक है, मनमा नहीं, मन मोदक, मानसरोवर, 10 भाग है मानसरोवर के, समर यात्रा, सप्त सरोज, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा, सप्त शमुन। ये इनके कुछ प्रमुख कहानियां हैं, फेमस। इन्होंने नाटक भी लिखा है, जैसे कि नाटक भी करबला, प्रेम की बेदी, संग्राम और रूठी रानी। उन्होंने जीवन चरित्र भी लिखा, कलम हो गया, तलवार हो गया, त्याग हो गया, दुर्गदशा हो गया और महात्मा शेखावदी एंड रामचर्चा। ये कुछ जीवन चरित्र हैं। ठीक है, इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, जैसे कि कुछ विचार। इन्होंने संपादन भी बहुत किया है, संपादित, जैसे कि गल्प रत्न और गल्प समुच्चय, ये संपादित है। इन्होंने अनुदित जो है, अनुदित वो भी लिखा है, अहंकार हो गया, सुखदास हो गया, आजाद कथा, चांद की डिबिया, टॉल्स्टॉय की कहानियां और सृष्टि की आरंभ। इन्होंने, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो आई होप मेरा इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। जीवन परिचय ये दोनों क्लियर है। अब आपकी कहानी सिलेबस में कहानी है, बस इतना ही आपको लिखना है एग्जाम में। ईदगाह, फिर देखो इस सारांश को समझते हैं अच्छे से। ईदगाह, ठीक है, ईदगाह। ईदगाह जो है ना, पाठ मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित कहानी है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी ने एक ग्रामीण मुस्लिम त्योहार ईद को मनाने का उत्साह सभी के चेहरे पे झलकता हुआ दिखाया है। ये हमारे जो कहानी के रचयिता हैं, लेखक है, उन्होंने ईद का समय चल रहा था। आप देखो ना, कहानी का नाम पढ़ो, ईदगाह, तो ईद प्लस गाह है, तो ईद का समय था। उस समय लोग कैसे रहते हैं और उनके अंदर किस तरीके की उत्साह है, ये सभी को इस कहानी में दर्शाया गया है। और इसको दर्शाया है हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। इस कहानी के ये राइटर हैं, ठीक है, इन्होंने ही लिखा है।
अब देखो, सभी बच्चे के चेहरे पे झलकता हुआ दिखाई देता है, जो अमीर है वह भी और जो गरीब हैं वह भी, दोनों के। देखो, जब भी त्योहार आता है तो अमीर के लिए भी आता है, गरीब के लिए भी आता है। ऐसा तो नहीं है कि अमीर लोग ही त्योहार मना सकते हैं, तुम लोग भी समझते होगे ना, समझ में आता है। तो वही बात है कि जो अमीर हैं वह भी और जो गरीब हैं वह, और जो मिडिल क्लास के हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको भी, ठीक है। इस गांव में पूरे 30 दिन के रोजे के बाद ईद का त्योहार की खुशियां मनाई जा रही थी, ठीक है। सभी के घर में चहल पहल है, ठीक है। सभी को ईदगाह जान की बहुत जल्दी है, ईदगाह जाने की बहुत जल्दी है, सभी को एक्साइटमेंट बहुत अंदर है सबके, ठीक है। तो बहुत जल्दी है, कहाँ पे थे, यहाँ पे। इसलिए सभी अपना अपना काम निपटा करके ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनमें ईदगाह जाने के लिए सबसे खुश तो बच्चे हैं। आप देखते होंगे आप लोग कि बच्चे जो होते हैं, जब भी कोई भी फेस्टिवल आए, दिवाली, होली, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट उन्हीं के अंदर होता है। तो यहाँ पर भी ईद वाला समय था, ईदगाह जाना था, और इसमें लिखा गया सबसे ज्यादा खुश तो बच्चे ही हैं, क्योंकि उन्हें पूरा मेला जो घूमना है, ठीक है। यही एक छोटे से लड़का था वहां पे, इस कहानी का बोल सकते हैं मेन पात्र है ये। छोटा सा लड़का था, बच्चा था, जिसका नाम था हामिद, जो कि एक गरीब था। उसकी बात है, देखो, यही एक छोटा सा लड़का हामिद था जिसके पास, और जो कि उसका जो एज बताया गया है 5-6 साल का था, मतलब बच्चा ही था। ये भी मेला घूमने जाता है, लेकिन इसके पास जो है ना केवल 3 पैसे होते हैं, बहुत कम पैसा होता है, तो ये कुछ खरीद नहीं पाता मेला में। जो और इनकी दादी के बारे में बात करी गई है, हामिद की दादी, जो अपनी दादी के साथ अकेला रहता है। इसकी दादी है और इसकी हामिद है, दादी पोता घर में रहता, अकेले हैं इन दोनों। और दोनों के बीच में बहुत प्यार है, दादी और पोते के बीच में, क्योंकि इनका इन दोनों के सिवा कोई है नहीं, तो समझ सकते हो। तो इनकी दादी जो हैं, इनकी दादी का नाम यहाँ पर दिया गया नीचे में, हाँ, अमीना नाम है इनकी दादी का, और पोते का नाम क्या है, सॉरी, अगर आप लोग में बहुत सारे जो हैं मुस्लिम भाई बहन देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो दादी को मुस्लिम में क्या कहा जाता है आई डोंट नो, आप लोग समझ लेना बस, ठीक है। पोते को, ये हमारे लैंग्वेज में दादी पोता होता है, आप लोग के लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है हमको नहीं समझ में है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि इस्लाम लैंग्वेज जो है ना, उर्दू की उतना जानकारी नहीं है, इसलिए। तो वही वाली बात है ना, अमीना उनकी दादी का नाम था। और क्योंकि जो अभी देखो, ये दादी पोते अपना आपस में अकेले रहते थे, इनकी कोई, इसके सिवा इनके कोई और नहीं था। ऐसा क्यों था, क्योंकि इनके बचपन में ही उनके मम्मी पापा उसको छोड़कर चल बसे थे, मतलब देहांत हो गया था इनकी मम्मी पापा का। हामिद अनाथ था, अनाथ नहीं कहेंगे, अनाथ नहीं कहोगे, क्योंकि अभी इसकी दादी बच रही है, मतलब इनकी मम्मी पापा नहीं थी, क्योंकि बचपन में इनकी मृत्यु हो गई थी। हामिद के पिता की मृत्यु हैजा बीमारी के कारण हुई थी, लेकिन हामिद को यह नहीं बताया गया, मतलब उनके पिताजी कैसे मरे थे, ठीक है। अब्बू जान, पिता को शायद अब्बू जान कहा जाता है, तो उनके अब्बू जान कैसे मरे, ये हामिद को इसकी जानकारी नहीं थी, नहीं बताया गया था उसे। अभी भी यही लगता था कि उसके पिता आएंगे और वह अपने साथ ढेर सारे खिलौने, नई नई चीजें भी लाएंगे, समझ रहे हो। हामिद काफी भोला था, उसको यह कहानी जो है ना, उनके पिता की बीमारी थी, एक हैजा बीमारी, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है, ये वाली बात हामिद को बताई ही नहीं गई थी। तो इसी, अब जब हामिद को पता नहीं होगा तो हामिद उम्मीद लगाए हुए था कि उनके पिता कभी न कभी तो जरूर आएंगे, ढेर सारे खिलौने, नई नई चीजें भी लाएंगे, ठीक है। उसकी दादी अमीना घर की स्थिति को भली भांति जानती थी। देखो, दादी वगैरह के पास जो होते हैं ना, हमारी दादी, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ उनको भली भांति सब कुछ के बारे में पता होता है कि कैसा हालात है, कैसा चीज़ होना चाहिए। तो अपनी घर की स्थिति को भली भांति जानती थी, इसी कारण हामिद को ये सच्चाई नहीं बताया था, ठीक है। और इसे इस बात का फिक्र है कि उन्हें इस काम, देखो आगे देखते हैं, जानती थी, और उसे इस बात की फिक्र है कि इतने कम पैसों में वह सभी बड़े, बूढ़े और बच्चे को ईदगाह पहुंचते हैं, और वह ईद की नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को गले मिलते हैं।
तो उनकी दादी काफ़ी रिच नहीं थी, पुअर फैमिली की थी, बोल सकते हो मिडिल क्लास फैमिली। ये सभी तो होता ही है, सभी लोग फिर जितने भी लोग थे गांव के सब लोग ईदगाह में पहुंचते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ईद मनाते हैं, उसकी कहानी है। ठीक है, देखो उसके बाद क्या एक दूसरे से गले भी मिलते हैं। आप देखे होंगे जो ईद के बाद गले मिलने का एक परंपरा है। फिर वहां पर देखो, और वहां के जो बच्चे थे, वहां का बच्चा का टोली मेला घूमने शुरू कर देता है। बच्चा जाता क्यों है? मेला घूमता है, कुछ खरीदता है, खाता पीता है, फिर घर चलाता है। तो वैसे ही बच्चा अपना धुन में सब बच्चों की टोली यानी ग्रुप मेला घूमने शुरू कर देता है। सबके मुंह खिलौने को देख करके खुले के खुले रह जाते हैं। बच्चा लोग जो होता है ना, ये सब को देख करके काफ़ी एक्साइटेड होता है। जैसे ही खिलौना देखा, अरे वाह अरे वाह, सबका जो मुंह है खुले के खुले रह जाते हैं और आंखें फटी की फटी रह जाती है। बच्चे लोग को खिलौने से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब हम लोग को देख लो, हम लोग बड़े हो चुके हैं तो अभी खिलौने वगैरह से उतना इंटरेस्ट जा चुका है, लेकिन बच्चों में देखना खिलौने का बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो वही लिखा गया है कि खुले के खुले रह जाते हैं उनके आंखें और मुंह फटी की फटी रह जाती है। आंखें चमक तो जैसे जैसे उनके दूर से ही आंख निकल रही है। तो ये वाली बात है, ठीक है। उतावले टाइप के हो जाते हैं। उसके बाद देखो मेन कहानी यहाँ से समझ में आती है कि सभी बच्चे जो है ना, ये सभी देखने के बाद कंट्रोल नहीं कर पाते, बोलते हैं लेंगे हम, खिलौना भी लेंगे, खाना मिठाइयाँ भी लेंगे। तो यहाँ पर देखो सभी बच्चे तरह तरह की मिठाइयाँ और खिलौना खरीदते हैं। उसमें से एक बच्चा था हामिद। हामिद कुछ नहीं खरीदता है। क्यों नहीं खरीदता है? लेकिन हामिद जो है उनके पास केवल 3 ही पैसे होने के कारण वह सब चीजों में कोई ना कोई कमी बतला करके अपने दिल को समझाता हुआ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास 3 पैसे हैं और इसको मैं खर्च नहीं कर सकता, 3 पैसे में क्या होगा। तो वो खरीद तो नहीं सकता था ना कुछ, तो क्या करता है, सभी में अब कुछ खरीद नहीं सकता, तो ये हामिद जो है ना, हामिद वो सभी सामान में कुछ ना कुछ कमियां गलती बता करके बोलता है ये ऐसा सामान है, इसमें खराबी होता है, मिठाई खराब है, 2 दिन पुराना है, इस तरीके के बहानाबाजी कर करके वो आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी सभी लड़के ऐश मौज कर रहे थे। फिर जैसे ही हामिद वहां से निकल देता है, मतलब कुछ नहीं खरीदता है, बहुत देर चलने के बाद, चलते 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 उसके बाद आखिर में उसे आगे में एक बढ़िया चीज दिखाई देती है। बढ़िया समझते हो? बहुत अच्छा चीज, मतलब उसको पसंद आता है, एक बहुत बढ़िया चीज दिखाई देती है। वह चीज होती है, उसका नाम लिखा यहाँ पर लिखा है चमीटा। इसको चमीटा दिखाई देता है, जिसे देख करके वो बहुत खुश हो जाता है, जो कि चमीटा होता है। ठीक है, चमीटा देख करके बहुत खुश हो जाता है। तब वह अपनी दादी अमीना के लिए एक चमीटा खरीद लेता है, जिसे देख करके बाकी बच्चे हामिद का मजाक बनाते हैं। लेकिन हामिद जो है ना, उन सभी को करारा जवाब दे करके उनका मुंह बंद कर देता है। अब 11 बज रहे थे, 11 बजे सभी लोग ईदगाह से घर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तथा हामिद भी घर से आ जाता है। हामिद के घर पहुंचते ही उनकी दादी का नज़र हामिद के हाथ पे जाता है। हामिद के हाथ में होता है एक चिमटा, और उस चिमटा को देख करके जो दादी थी अमीना, वो बहुत डांटती है कि ये क्या लाए हो, पैसे की बर्बादी करते रहते हो। दादी डांटी, लेकिन कुछ समय बाद दादी इमोशनल भी हो गई। लेकिन हामिद के चिमटा लाने के कारण यह सुनते ही अमीना जो थी, देखते ही अमीना की आंखों में आंसू भर आती है। ठीक है, वह चिमटा तवे पर रोटी सेकने से दादी की उंगलियां का जलना बंद हो गया। ठीक है, जलना बताता है क्योंकि दादी वगैरह पुराने ज़माने की दादियाँ को देखते होगे, हाथ से ही रोटी बनाती है, तो हाथ बनाते टाइम हाथ बहुत बार जल जाता होगा, तो चिमटा वगैरह का यूज़ करेगा तो नहीं जलेगा। फिर उसके बाद देखो हामिदा का उसके लिए प्यार दे, सॉरी हामिदा बोल रहा हूँ, सॉरी हामिद नाम है, हामिद। तो यहाँ पर इस सभी चीज़ को देख करके क्या पता चलता है कि हामिद का उसके लिए प्यार, यानी अपनी दादी के लिए प्यार, अपनी इच्छाओं का त्याग देख करके उनकी दादी बहुत प्रसन्न होती है। हामिद के पास 3 पैसे थे, वो चाहता तो उससे मिठाइयाँ या कुछ और भी खरीद सकता था, लेकिन उसने अपना मन मारा,
और उसने उस 3 पैसों का क्या किया, एक चिमटा खरीदा जो कि दादी के लिए खरीदा। अब ये सभी चीज देख करके उनकी जो दादी थी, ये प्यार देख करके और अपनी इच्छाओं को हामिद ने मारा था, त्याग किया था, उसको देख करके उसकी दादी बहुत प्रसन्न होती है और बच्चों की तरह अपने गले लगाती है और रोने लगती है। उनकी दादी बच्चों की तरह स्वयं वो रोने लगती है तथा हामिद जो था, हामिद के लिए अच्छी अच्छी दुआएं कामनाएं करने लगती है। दादी लोग का तो काम होता है ना अपने बच्चे का लिए दुआ मांगना, तो दुआ वगैरह मांगने लगती है और यही कहानी खत्म हो जाता है। इस कहानी का सारांश यही है। तो इस कहानी से तुम लोग ये सीख सकते हो ना कि बच्चा जो है मन का सच्चा है, और कुछ बच्चे जो हैं मिठाइयाँ खिलौने खेल रहे थे, कुछ अपनी दादी के लिए काम करे। तो अपने शब्दों में कुछ जो समझते हो इस कहानी से आप लिख लेना, क्या समझते हो इस कहानी से, ठीक है। तो ये कहानी थी, लंबी लेक्चर थी आज की, आई होप समझ में आया होगा जो अभी तक नए हैं, ठीक है। ये देखो ES पॉइंट, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।